हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को दिवाली की यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि जो अगली दिवाली हो आप सभी की जॉब के बाद होनी चाहिए। इसी एक साल के अंतर्गत क्या करना है कि आप सभी को जॉब ले लेना है और अच्छे से जो है अपनी जो नेक्स्ट दिवाली होने वाली 2000 आपकी 24 की वो और बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। सभी लोग इतना हार्डवर्क करना है, ये एकदम यहाँ पर बिल्कुल गांठ बांध लो कि इस एक साल में जो है हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे कि जॉब एनी हाउ लेनी है। लगातार एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सभी के एग्ज़ाम 2024 की डेट भी यहाँ पर कंफर्म है। टाइम टेबल भी अच्छा मिल गया, 6 महीने आपको अप्रॉक्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे सेशन की यहाँ पर, और आपको शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। और यहाँ पर शुरू करेंगे सेशन को हम, जिससे पहले आपको बस लाइक करना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी है, लेकिन इससे जुड़े जो अदर क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका पता है, ये 5 वर्ष होता है, सबको पता होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। और भारत के संविधान के अगर भाग 5 के बारे में बात करें, यानी भाग जो 5 संविधान का है, उसमें भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय पर भी चर्चा की गई। और जो कि भारत का उपराष्ट्रपति है, देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय आपका होता है। अगर आपसे कभी अनुच्छेद पूछ लेता है कि अनुच्छेद क्या होता है, तो देखिए अनुच्छेद जो होता है 63, यानी कि जो आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि भारत देश का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अनुच्छेद अगर आपसे 64, इससे बाद में आपसे अगर पूछ लिया जाए, तो अनुच्छेद जो 64 होता है वो होता है कि राष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना होता है। अनुच्छेद जो 65 होता है वो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति के अनुपस्थिति के दौरान उनके कार्यों का निर्वहन करना। इसका जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, ये आर्टिकल 66 यानी कि अनुच्छेद 66 के अनुसार आता है। अनुच्छेद जो होता है 67, ये उपराष्ट्रपति की पद की अवधि दी होती है, जो कि यहाँ पर पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन आपको इतने यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट है 2004 में किस भरतनाट्यम डांसर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए पद्म भूषण की बात करें तो ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत का। यहाँ पर भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु जो है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें तो यहाँ पर आपका अलार मेल जो वल्ली थे, इनको 1991 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1992 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2003 में जो है पद्म विभूषण से प्राप्त यहाँ पर प्रदान किया गया। प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता है। तो सबसे कम उम्र की अगर पद्म विभूषण पाने वाली अगर महिला की बात करी जाए, तो वो हो जाएगा यहाँ पर अलारमेल वल्ली हो जाएगी, जिनको 1991 में पद्मश्री मिला। उसके 1 साल बाद पद्म भूषण मिला, फिर 2003 में जो है पद्म विभूषण मिला। और अगर आपसे कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि उड़ीसा में पद्म विभूषण पाने वाला जो पहला व्यक्ति था, पद्म विभूषण पाने वाला उड़ीसा का, वो कौन सा था, पीवाईक्यू में कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केलुचरण महापात्रा। तो केलुचरण जो है महापात्रा उसका हो जाएगा। उसके बाद अगर सबसे कम उम्र की पद्म पुरस्कार विजेता पूछा जाए कि सबसे कम उम्र की नृत्यांगना जो कि पद्म पुरस्कार विजेता रही हैं, तो वो आंसर आपका होता है सोनल मानसिंह। यानी कि जो सोनल मानसिंह होंगी, ये सबसे कम उम्र की पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला रही हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम भारतीय नृत्य की एक शैली पंडालुनूर शैली के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर गुरु मीनाक्षी सुंदरम जो पिल्लई हैं, वो यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि भरतनाट्यम की नृत्य शैली की जो है पंडालुनूर जो शैली है, इसके प्रतिपादक यहाँ पर रही हैं। लक्ष्मू महाराज की अगर आपसे बात करी जाए, तो इनका जो संबंध है लक्ष्मू महाराज का, वो हो जाएगा कथक। और कथक की बात करें तो ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आता है, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय जो है नृत्य होता है। बाकी इनका अगर घराना का भी पूछ लिया जाए कि पंडित जो है यहाँ पर लच्छू महाराज का घराना की बात करें, तो लखनऊ के घराने से इनका संबंध रहा हुआ है। कालिका बिंदादीन घराना उसको बोलते हैं, यानी कि जो कालिका बिंदादीन घराना है लखनऊ का, उससे इनका संबंध है लच्छू महाराज का। उसी से जो है बिरजू महाराज का संबंध था। बिरजू महाराज जो है कई बार पूछा जाता है, मोस्टली बिरजू महाराज जी उनके भाई थे लच्छू महाराज, तो बिरजू महाराज का भी वही सारा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे। देखिए बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर, तो इनका संबंध जो है शहनाई से है, शहनाई से इनका संबंध है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर शहनाई से इनका संबंध है। और भारतीय शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खान थे, अनंत लाल हो गए, अली अहमद हुसैन वगैरह भी हो गए। और यहाँ पर जो है अगर बात करें कि इनको भारत रत्न कब मिला हुआ था। देखिए भारत रत्न जो है वो अब तक कुल 6 संगीतकारों को मिला हुआ है, 6 संगीतकारों को मिला हुआ है यहाँ पर, 6 संगीतकार जो है उनको मिल चुका है यहाँ पर भारत रत्न। सबसे पहले जो भारत रत्न मिला वो 1998 में मिला था, उनको मिला था जिनका नाम था MS सुब्बुलक्ष्मी। यानी कि अगर कभी पूछा जाए सबसे पहले किसे मिला, किस संगीतकार को, तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला, पहली संगीतकार थी। 1999 में आएंगे तो ये किसको मिला 1999 में, ये फिर मिला था पंडित रविशंकर को, पंडित रविशंकर को ये मिला। और पंडित जो रविशंकर थे वो थे सितार वादक, ये इतना याद रखना है। इसके बाद आता है 2001, और 2001 में मिलता है बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान के साथ में एक और यहाँ पर गायिका थी जो कि थी लता मंगेशकर, उनको भी 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद 2009 आता है, 2009 में किसको मिला था ये, 2009 में मिला था भीमसेन जोशी को। भीमसेन जो जोशी थे इनको मिला हुआ था 2009 में। इसके बाद जो सबसे लास्ट का मिला हुआ था वो मिला 2019 के अंतर्गत, एक असम के पार्श्व गायक थे, वो असम के गायक थे, पार्श्व गायक थे। एग्जैक्ट मैं उनका नाम जो है रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उनका क्या नाम था, एकदम माइंड से स्किप हो जाती हैं कभी कभी चीज़ें, उनका माइंड से नेम जो है स्किप हो गया। 2019 में मिला हुआ था इनको यहाँ पर भारत रत्न, जो कि अंतिम संगीतकार हुए थे, छठे थे। 2009 में मिला था, असम के पार्श्व गायक थे, इनका नाम एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जिनको याद है वो जो नाम है यहाँ पर लिख देंगे, कॉमेंट में जा करके आप लोग बता देंगे, या फिर मैं क्या करूँगा कि अगर जैसे अभी मुझे याद आता है अपलोड करने के बाद में, तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। लेकिन जिनको याद है वो लोग बता देंगे, अगर थोड़ा सा भी सही से पढ़ा होगा। कई बार ये मैं बता चुका हूँ कि छठा 2019 में किसको मिला हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कब शुरू की गई थी। देखिए राष्ट्रीय जो पारिवारिक लाभ योजना है, अगर इसकी बात करें तो 95 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब पारिवारिक यहाँ पर लाभ जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना थी इसकी शुरुआत करी गई थी। बाकी इसकी शुरुआत की बात कर लें अगर, तो इंदिरा गांधी जो वृद्धावस्था पेंशन की अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, तो इंदिरा गांधी की जो वृद्धावस्था वाली जो पेंशन थी वो 1995 में शुरू हुई। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 1995 में होती है। अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो ये वर्ष 2000 में होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो विधवा पेंशन योजना थी ये 2009 में आई थी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता जो पेंशन योजना थी ये भी 2009 में आई हुई थी। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहेंगे, देखिए जो लोग पहले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर हर एग्ज़ाम का, आपका कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम होता है और उसकी जो पीवाईक्यू के पिछले साल हो चुके होते हैं उनके सारे जेन्युइन क्वेश्चन जो है आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि आपका जिनसे 40 से 50% क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड फैक्ट भी ऐड होते हैं, सारे पीवाईक्यू होते हैं। और एसएससी एग्ज़ाम के अंदर पीवाईक्यू से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको सारे जैसे एसएससी एग्ज़ाम के मिल जाते हैं, आपका दिल्ली पुलिस भी एसआई का आता है, जो आपका दिल्ली पुलिस वो सीपीओ एसआई में होता है। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ये भी एसएससी ही करवाता है, टीसीएस नहीं कंडक्ट करवाया था। ये लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम हुआ था वो था 2020, यानी कि 2020 में ये लास्ट टाइम जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। 39 शिफ्टों में कुल आपका एग्ज़ाम हुआ था, और एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन आते हैं कुल 50। तो सारे क्वेश्चन मिलाकर के आपके 1950 प्रश्न बन गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है तैयार कर दी गई है आप लोगों के लिए। जो लोग पहले से जुड़े होंगे वो लोग ले सकते हैं, जो लोग नए हैं वो लोग भी ले सकते हैं। तो ये आपको बताना था, बस इन्फॉर्म करना था कि पीडीएफ मैंने पूरी रेडी कर दी है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर 1950 क्वेश्चन आपके होंगे। शुल्क जो है आपका बिल्कुल नॉमिनल से चार्ज आपका, क्योंकि इसमें हार्डवर्क कई दिनों का लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, फिर भी इसका नॉमिनल शुल्क 25 रुपीज़ रखा जाता है। जिन लोगों को लेना है ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ, इस पर कांटेक्ट करके आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर पे करने का मेथड बता दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक में वापस आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखेंगे कि 2022 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था। देखिए यहाँ पर चीनी का उत्पादन का राज्य पूछा गया 2022 को लेकर के, तो महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अब क्या है, अब आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ही आपके ऊपर नीचे बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो है चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और चीनी का उपभोक्ता है। यानी कि जो आयात करने की बात करें, उत्पादन की बात करें, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है वो भारत ही सबसे ज़्यादा जो है शुगर का प्रोडक्शन करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा चीनी जो है यही प्रोड्यूस की चली जाती है भारत में। और अगर उपभोग यानी कि कंज्यूम करने के मामले में पूछे, लोग खाने पीने के हिसाब से पूछे, तो ये आपका होता है, ये भी पहला ही होता है। बाकी दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक होता है। तो सबसे बड़ा निर्यातक की बात करें कि ज़्यादा यहाँ से निर्यात कौन सा देश सबसे ज़्यादा करता है, तो उसमें उसमें क्या है कि आपका दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जो है वो ब्राज़ील आ जाता है। तो ब्राज़ील पहले नंबर पर आता है, जो कि कॉफ़ी के उत्पादन में भी आपका पहले नंबर पर है ब्राज़ील। तो ये आपको याद रखना। गन्ना उत्पादन में जो प्रथम राज्य जो उत्तर प्रदेश था, ये आपका सेकेंड महाराष्ट्र था। आपका सेकेंड आपका पूछा गया था यहाँ पर शायद। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, 2022 का पूछेगा 23, क्योंकि जो यूपी और महाराष्ट्र है यही आपके ऊपर नीचे बने रहते हैं। नेक्स्ट है कि 2022 विंटर ओलंपिक यानी कि जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे 2022 वाले, वह कहाँ पर आयोजित हुए थे। अगर 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की बात करें, किनका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये आयोजन जो है हुआ था वहाँ पर 24वां इसका संस्करण था, तब इसका हुआ था बीजिंग चाइना के अंदर। अगर आपसे कभी पूछ लें कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था बीजिंग चाइना के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, बीजिंग चाइना में हुआ था, 24वां संस्करण था। और भारत के जो ध्वजवाहक रहे हुए थे वो थे आरिफ खान। तो आरिफ खान अगर ध्वजवाहक आपसे पूछे, जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं, और भारत से केवल एक पुरुष अल्पाइन स्कीयर जो थे आरिफ खान ने भाग लिया हुआ था। तो भारत से जो भाग लेने वाले वो एक ही व्यक्ति थे, तो सिंपल सी बात है ध्वजवाहक भी वही होंगे। जम्मू कश्मीर से इनका संबंध था। और अगर बात करें कि 2026 का कहाँ होगा, तो 2026 का जो विंटर ओलंपिक है ये मिलान और कॉर्टिना डी अपेजो में आपका इटली में खेला जाएगा। बाकी 2024 में जो समर ओलंपिक होने वो फ्रांस पेरिस में होंगे, और जो 2020 वाला ओलंपिक था वो टोक्यो में खेला गया था। तो ये तो सभी को पता होगा, जब 7 पदक जीते हुए थे, 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे और 4 ब्रॉन्ज आपके शामिल थे, ये जीता गया था। तो ये यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट आगे है, भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है। देखिए अंटार्कटिका अगर विधायक की बात करें तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे उनके द्वारा पेश किया गया था। और इसमें क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर आपका जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होता है पूरा, उसके अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक उर्वरक का ब्रांड नाम क्या है। देखिए एक राष्ट्र एक उर्वरक के अगर ब्रांड नेम की बात करें कि क्या है, तो ये भारत है। अगस्त 2022 में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की शुरुआत करी गई थी। बाकी अगर बात करें तो योजना के तहत जो थे सभी प्रकार के उर्वरक, यूरिया, डीएपी और जो एनपीके वगैरह थे, इनको एकल ब्रांड यानी कि भारत के तहत इनको बेचा गया था। नेक्स्ट है, विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं। देखिए विभिन्न स्तरों पर जो पाई जाने वाली विभिन्न प्रजाति हैं उनके ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है स्तर विन्यास, यानी कि इसे स्तर विन्यास कहते हैं। जो कि आपका विभिन्न स्तरों पर जो विभिन्न प्रजातियों के जो ऊर्ध्वाधर वितरण होते हैं आपका यहाँ पर स्तर विन्यास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड वेन का उपयोग किसका मापन करने के लिए किया जाता है। देखिए विंड वेन की बात करें तो जो आपका विंड वेन होता है ये क्या करता है कि हवा की दिशा को मापता है। जो आपकी एयर होती है उसकी वो किस डायरेक्शन में जा रही है ये मेजर करने के लिए किसका विंड वेन का यूज किया जाता है। तो विंड वेन जो है ये आपका डायरेक्शन पता लगाता है जो वहाँ पर हवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चरकुला नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए चरकुला की बात करी गई है तो उत्तर प्रदेश के, देखिए ये उत्तर प्रदेश का जो है ब्रज के क्षेत्र से ये संबंधित है। तो ये आपके ब्रज जानते हैं मथुरा के आसपास आता है, तो चरकुला वहाँ का है। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिन्हें कुचिपुड़ी के लिए शास्त्रीय नृत्य दर्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1998 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये था पद्म विभूषण
यानी कि जो वेम्पति चिन्ना सत्यम थे, इनको 1998 में क्या है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर इनका कभी नृत्य पूछ लेते हैं कि कौन से नृत्य से संबंधित है, तो ये पद्म भूषण यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है। देखिए सितार वादक की बात करें तो सितार वादक कई हैं। देखिए उमा शंकर मिश्र भी है, पंडित रविशंकर कई बार पूछा जाता है, विलायत खां कई बार पूछा जाता है, शाहिद परवेज भी हैं। पंडित रविशंकर की एक बेटी भी है, उसको भी कई बार पूछ लेते हैं, अनुष्का शंकर, ये भी नाम याद रख लेंगे। अनुष्का शंकर भी जो सितार से संबंधित है। और पंडित रविशंकर को 1999 में भी ऊपर आपको बताया कि जो 1999 यानी कि 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। देखिए ओडिसी नृत्य की अगर बात करें तो केलू चरण महापात्रा हैं, जिनका संबंध ओडिसी नृत्य से, कोई भी आपको नाम दिया जाए महापात्रा लास्ट में आ जाएगा तो ये समझिए कि वो ओडिसी नृत्य से ही संबंधित होगा। उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर महापात्रा की, तो यही वो पहले व्यक्ति हुए जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी कि पूरे देश की बात नहीं, यहाँ सिर्फ बात हो रही है ओडिशा की। यानी कि ओडिशा के जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होला मोहल्ला उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है। देखिए होला मोहल्ला की बात करें, होला मोहल्ला जो ये त्यौहार है ये किसके द्वारा मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है भारत के अंदर सिख समुदाय के ऊपर, जो कि पगड़ी वगैरह रखते हैं। तो सिख समुदाय जो होता है जिसके द्वारा क्या होता है, होला मोहल्ला उत्सव मनाया जाता है। और सिखों के जो पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से ही मेलेवाह को होला मोहल्ला कहते हैं। तो ये होता क्या है, अगर इसकी बात करें होला मोहल्ला, तो सिखों का जो धर्म स्थान होता है आनंदपुर साहिब, यानी कि आनंदपुर साहिब जो होता है इनका पवित्र स्थान है, जिसमें क्या होता है कि होली का जो अगला दिन होता है उस दिन क्या होता है, वहाँ पर जो मेला वगैरह लगता है वो होला मोहल्ला के नाम से जानते हैं। और इस त्यौहार में जो है सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के नए तरीके से मनाने की शुरुआत करी गई थी। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देखेंगे कौन संचारी रोग नहीं। देखिए संचारी रोग की बात करें, गैर संचारी रोग जो होते हैं वो ऐसी दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हृदय रोग वगैरह हो गया, तो ये आपके होते हैं जो कि नहीं फैलते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे अपारदर्शी वस्तु पर सूर्य की किरणें आपतित होने से क्या होगा। अपारदर्शी पर अगर वस्तु की बात करें सूर्य की किरणें आपतित होने से क्या होगा, तो ये होती है प्रतिछाया बनेगी, यानी कि शैडो वहाँ पर आपकी बनती है, परछाई बन जाती है और प्रकाश किसी दिए गए माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि पौधों के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। देखिए पौधों के लिए अगर बात करें यहाँ पर, तो पौधों के लिए सबसे जो आवश्यक यहाँ पर एलिमेंट होंगे, एक तो नाइट्रोजन आपका होगा, पोटेशियम होगा, और तीसरा होता है फास्फोरस यानी एनपीके जिसको बोला जाता है। एनपीके आपने देखा होगा, ये एक आपकी यूरिया खाद आती है, एक डीएपी होती है और एक होती है एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पर आपके तीनों हो जाते हैं। पौधों के विरुद्ध में जो प्रमुख सहायक होते हैं पौधे के विकास के लिए जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह आते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर आपसे पूछेंगे तो एनपीके होता है, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीन यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन कि साहित्य में नोबेल प्राइज 2022 किसे दिया गया। तो साहित्य में अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो एनी अर्नोक्स जो थे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी एनी अर्नोक्स को जो है 2022 का नोबेल का यहाँ पर प्राइज दिया गया था साहित्य के अंदर। भौतिकी की अगर बात करें तो भौतिक में दिया गया था एलन एस्पेक्ट को, जॉन एप्क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को। केमिस्ट्री के लिए दिया गया कैरोलिन बैटोर्जी, मॉर्टन मेल्डन और बैरी शार्पलेस को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए स्वंते पाबो को दिया गया। अर्थशास्त्र के लिए बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबिंग को दिया गया था इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के लिए। और जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो एलेस बलियात्स्की मेमोरियल मानवाधिकार संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ था। तो ये थे पूरे 2022 के जो हैं नोबेल पुरस्कार। तो आई होप कि यहाँ पर जो है आप लोगों का सेशन समाप्त कर रहे हैं। आपका शायद आज आपका 12 है, कल आपका 13 है, 13 के बाद में जो है 14 से आपका एग्ज़ाम शुरू है, तो आपको ध्यान रखना है 14 आपका नवंबर से एग्ज़ाम है। दिल्ली पुलिस का हर शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस भी आपको देंगे। आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, कल का ही दिन यहाँ पर बचा हुआ है।
तो बस आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जुड़ जाइए, हर अपडेट मिलती रहेगी। बाकी 14 नवंबर से आपको एनालिसिस जरूर मिलेगा। लेट्स मीट टुमारो।